स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं जर्नल के विभाजन की सारी पुस्तकों के बारे में, जो आपको प्रिंट की हुई दिखाई देंगी, जिनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, जिसको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है और इससे आपको लिखने के लिए मिल जाएगी। ये मैं बुक से आपको समझाऊंगा। पहले मैंने बिना बुक के मौखिक आपको सारा कुछ समझाया था और अब आप उससे बुक से देख करके लिख भी सकते हैं और साथ में उसको समझाया भी जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखें, सब समझ में आएगा, आसानी पूर्वक समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। तो ये चैप्टर का नाम है, जैसा दिखाई दे रहा है, जर्नल का विभाजन। इंग्लिश में जिसको बोला जाएगा सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। अब जो विभाजन है जर्नल का, इसमें कुल मिलाकर के ये बात है कि प्रारंभिक जो लेखा है उसमें कितनी पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है, ये हमें इसमें देखना है, समझना है। जो छोटे व्यापारी हैं वो केवल अपना जर्नल में ही लेखा कर लेते हैं और सारा काम उसी जर्नल से चल जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा व्यापारी होता है, कोई बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां होती हैं, तो उनका काम जर्नल से नहीं चलता। तो उनके लिए अलग से और सहायक पुस्तकें रखनी होती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां, उन्हें सबको अपना सब कुछ पता करना होता है कि उन्हें लाभ हुआ, हानि हुई, उनके व्यापार की क्या स्थिति है, उन सब के लिए उन्हें अलग अलग खाते रखने होते हैं। तो इसके लिए पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रारंभिक लेखे की सहायक पुस्तकों की यहाँ आवश्यकता है। देखें, जैसे बताया मैंने अभी वैसे ही सब लिखा है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन को सबसे पहले किसी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में लेखा किया कर जाता है। छोटे व्यापारियों का, जिनके लेन देनों की संख्या सीमित होती है, अकेले जर्नल से काम चल जाता है। वे अपने सब लेन देनों का प्रारंभिक लेखा जर्नल में कर लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी और अनेक प्रकार की व्यापारिक और औद्योगिक संस्थाओं को, जिनके यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के यानी अनेक प्रकार के लेन देन होते हैं, अकेले जर्नल का प्रयोग करने में बहुत असुविधा होती है। अतः उनके लिए जर्नल का अन्य सहायक बहियों में विभाजन करना आवश्यक है। वे जर्नल के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का भी प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग करने से प्रारंभिक लेखा का कार्य सरल और शीघ्रता से हो जाता है। यहाँ मुख्य बात आती है प्रारंभिक लेखे की, आखिर वो कौन सी पुस्तकें हैं। तो प्रारंभिक लेखे की प्रायः निम्न पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। अब वो हमारे पास 8 पुस्तकें हैं, जिसमें पहली पुस्तक है रोकड़ बही। इस रोकड़ बही को इंग्लिश में कैश बुक कहा जाता है। अब इसमें समस्त नकद व बैंक संबंधी लेन देन लिखे जाते हैं, यानी ऐसे लेन देन इसमें लिखे जाते हैं जिसमें रोकड़ का आना जाना हुआ हो, यानी रुपए का आना जाना हुआ हो, वे सब इसमें लिखे जाते हैं। इस रोकड़ बही के बैलेंस से पता चलता है कि हमारे पास कितना नगद रुपया है। और ये रोकड़ बही जो है वो 3 प्रकार की होती है। साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही, जिसको डिस्काउंट कैश बुक भी कहा जाता है, और 3 खाने वाली रोकड़ बही, जिनके बारे में हम आगे चलकर अभी जिक्र करेंगे। अब पहली पुस्तक रोकड़ बही हो गई। दूसरी क्रय बही। क्रय बही, जिसको परचेस बुक बोला जाता है, इसमें उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखा है, इसी से अर्थ इसके स्पष्ट हो जाएंगे। तीसरा है क्रय वापसी बही, परचेस रिटर्न्स बुक, या फिर इसको हम कह सकते हैं रिटर्न्स आउटवार्ड बुक। इसमें उधार खरीदे गए माल में से जो माल वापस कर दिया जाता है उसका लेखा किया जाता है। यही चीज़ है, जो यहाँ माल उधार खरीदा गया है उसमें से अगर कुछ माल वापस करते हैं तो उसका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाता है। चौथा है विक्रय बही, जिसे बोलते हैं सेल्स बुक।
इसमें उधार बेचे गए माल का लेखा यानी उधार विक्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है, और जो माल हमने उधार बेच दिया उसमें से अगर कुछ भी माल वापस आता है तो उसका लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाता है। जैसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स बुक या फिर रिटर्न्स इनवार्ड बुक। इनवार्ड यानी वापस माल आना। लिखा भी बिका हुआ जो माल ग्राहकों द्वारा वापस कर दिया जाता है वह इस बही में लिखा जाता है। नंबर 6 प्राप्य बिल बही, जिसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। इसमें समस्त प्राप्य बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों को लिखा जाता है जिनका भुगतान प्राप्त हमें होता है, क्योंकि व्यापार साख के आधार पर होता है। अगर हम किसी को माल उधार देते हैं तो गारंटी के तौर पर उससे बिल स्वीकार करा लेते हैं। तो ऐसे जो भी बिल हमने दूसरे जो हमारा देनदार व्यापारी उससे स्वीकार कराए हैं उनका लेखा प्राप्य बिल बही में। हमें भी माल उधार साख के आधार पर मिलता है, तो हम दूसरे व्यापारियों को जिनसे माल उधार खरीदते हैं उनके बिल स्वीकार करते हैं, तो उनका जो लेखा है वो देय बिल बही यानी बिल्स पेबल्स बुक में किया जाता है। लिखा भी है इसमें उन बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों को लिखा जाता है जिनका दूसरों को भुगतान देना है। 8 नंबर पर जो कि जर्नल प्रॉपर है, मुख्य जर्नल हमारे पास में है, तो वे लेन देन जो इन प्रारंभिक लेखे की किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे जाते जर्नल में लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार के लेन देनों की संख्या कम होती है और उनके लिए अलग पुस्तक नहीं रखी जाती तो ऐसे लेन देन भी जर्नल में ही लिखे जाते हैं। तो ये हमारे पास ये 8 पुस्तकें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन्हीं में पूरी कंपनी का लेखा जोखा होता है, पूरा कंपनी का सारा सब कुछ इसमें मिलता है। बात आती है कि आखिर इनका बंटवारा क्यों किया गया, इन पुस्तकों को क्यों रखा गया, जर्नल का विभाजन क्यों किया गया है, इसके क्या लाभ हैं। तो इसके लाभ की तरफ चलते हैं। देखें, इसको अपने पास में नोट भी कर लेना है आप लोगों को। अपने हिसाब से आप इसको क्वेश्चन आंसर की तरह से नोट्स बना सकते हैं या हेडिंग वाइज नोट्स बना सकते हैं। जर्नल के विभाजन के लाभ। तो पहला लाभ, एक प्रकार के लेन देन एक अलग बही में लिखे जाने के कारण प्रारंभिक लेखे का कार्य अनेक कर्मचारियों में बांटा जा सकता है, अतः कार्य शीघ्रता से हो जाता है और उस पर उचित नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी एक ही कार्य जो पूरा विभाजन है, अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग कार्य दे दिया जाता है, उससे काम आसानी से हो जाता है। दूसरा है, अलग अलग सहायक बहियों के होने से व्यापार के संबंध में लाभदायक सूचनाएं सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे एक निश्चित समय में होने वाला उधार क्रय या विक्रय। यानी कुल माल कितना उधार खरीदा गया है तो वो हमारा क्रय बही से पता चल जाएगा, कितना उधार बेचा है विक्रय बही से पता चल जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक लेन देन के संबंध में आवश्यक और अधिक विस्तृत विवरण दिया जा सकता है, जिससे भविष्य के हवाले में सुविधा रहती है। जैसे प्रत्येक लेन देन के संबंध में आवश्यक और विस्तृत जानकारी, क्योंकि अलग अलग सब पुस्तकें होती हैं, किसी को भी देखकर आराम से बताया जा सकता है। नंबर 4, लेजर में खतौनी करने का कार्य सरल और कम समय में हो जाता है। खतौनी इसके बाद में बताई जाएंगी। जैसे जर्नल है, जर्नल के बाद उसमें जर्नल से खतौनी होती हैं। तो जर्नल तो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिए हैं, काफ़ी सिखा दिए हैं। जर्नल प्रैक्टिस आप लोग कर ही रहे होंगे, और अगर कोई नया है तो वो वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकता है, सीख सकता है। क्योंकि बहुत से लेन देनों का लेजर में अलग अलग लेखा करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सहायक बहियों के योग खतिया दिए जाते हैं। खतिया यानी पोस्टिंग कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रय तथा विक्रय बही के योग की क्रम तथा उदाहरण के लिए क्रय तथा विक्रय बही योग ही क्रय तथा विक्रय खातों में लिख दिए जाते हैं, जो उनके योग आते हैं। रोकड़ बही रखने से रोकड़ और बैंक खाता लेजर में खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हीं की जो बाकी निकल के आती है वो ऐड कर दी जाती है। इसका 5वां लाभ,
व्यापार की आवश्यकता अनुसार सहायक बहियाँ रखी जा सकती हैं और व्यापार का विस्तार होने पर उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर व्यापार में हमें कम की आवश्यकता है बहियों की, तो हम कई बहियाँ रखेंगे, पूरे की आवश्यकता पूरी रख लेंगे। नंबर 6, कर्मचारी अधिक उत्तरदायित्व से कार्य करते हैं। पुस्तकों में छल, कपट व जालसाजी की संभावनाएं कम हो जाती हैं और होने पर उनका आसानी से पता लगाया जा सकता है, इसलिए छल कपट होती ही नहीं। अब यहाँ जैसा अभी ये सब कुछ बताया था 8 पुस्तकों के बारे में, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया, तो यही चीज़ इसके बारे में अच्छे से सबको मालूम होनी चाहिए, नोट भी कर लेनी है। अब इसका विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो इस रोकड़ बही को हम पहले नंबर पर ले रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए इसका हमें प्रोफॉर्मा पहले मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं लिखा जाता है अकाउंट में, प्रोफॉर्मा के अंदर लिखा जाता है। तो ये हमारे पास प्रोफॉर्मा है रोकड़ बही का, क्योंकि रोकड़ बही 3 प्रकार की होती है। तो हम यहाँ साधारण रोकड़ बही यानी सिंपल कैश बुक को यहाँ पर ले रहे हैं। जैसा दिखाई दे रहा है, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। ये आपको यहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, एक ये यहाँ से ये डेबिट पक्ष हो गया और यहाँ से ये दाएं तरफ का क्रेडिट पक्ष। पहला कॉलम एक डेट का होता है, एक कॉलम ये रिसीप्ट्स का होता है, इसको हम पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, और ये कॉलम थोड़ा बड़ा होता है। एक कॉलम वाउचर नंबर जो रसीद संख्या होती है, एक LF लेजर फाइल नंबर या लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। ये हमारा डेबिट पक्ष क्लियर हुआ। इसी तरह क्रेडिट पक्ष होता है, तो क्रेडिट पक्ष में डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। रिसीप्ट्स का मतलब जो धनराशि प्राप्त हो रही है, पेमेंट्स जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। जितनी भी हमें धनराशि प्राप्त होती है उनका लेखा डेबिट पक्ष में किया जाता है, और जो धनराशि हमारे पास से जा रही है, हम भुगतान कर रहे हैं, उसका लेखा क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसको हम बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। जब पूरे लेन देन हो जाते हैं तो लास्ट में दोनों पक्षों का टोटल करके बैलेंस निकाल दिया जाता है, और जो बात मैं बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। देखें, यह प्रारंभिक लेखे की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सभी के लिए, सरकारी संस्थाएं कैसी भी हों, सभी के पास ये रोकड़ बही बनाई जाती है। प्रत्येक व्यापारी के यहाँ सबसे अधिक संख्या नगद लेन देनों की होती है। उनका प्रारंभिक लेखा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। यह रोकड़ खाते की भांति होती है। इसके बाईं ओर नाम पक्ष यानी कि डेबिट और दाईं ओर जमा पक्ष यानी क्रेडिट होता है। समस्त प्राप्तियां डेबिट में और समस्त भुगतान क्रेडिट में लिखे जाते हैं, और बैंक संबंधी लेन देन भी इसी पुस्तक में लिखे जाते हैं। प्रतिदिन रोकड़ बही का शेष निकालकर उसका वास्तविक रोकड़ से मिलान कर लिया जाता है। इससे रोकड़ के चोरी जाने, खो जाने आदि का भी डर नहीं रहता। जैसे मान के चलिए दुकान है और जो भी लेन देन हुए हमारे, हम रोकड़ बही में लिखते गए, तो शाम को जो रोकड़ बही का बैलेंस है वो, और जिस जगह भी जिस रैक में हम पैसे को रख रहे हैं वो पैसा और रोकड़ बही का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो ये डर नहीं रहता। कोई लेन देन लिखने से छूट जाए तो उसका भी पता चल जाता है। रोकड़ बही एक प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है और साथ साथ लेजर का कार्य भी करती है। लेजर में रोकड़ खाता और बैंक खाता अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। रोकड़ बही के रोकड़ और बैंक खाने का शेष ही तलपट और आर्थिक चिट्ठे में लिख दिया जाता है। इसी कारण रोकड़ बही हिसाब की एक प्रधान पुस्तक मानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अब जो यहाँ पर तलपट और आर्थिक चिट्ठा आया है, ये तो आगे चलकर चैप्टर में आएगा, तब उसके बारे में हम पूर्ण जिक्र करेंगे।
तलपट तो इस चैप्टर के बाद में भी आ जाएगा, 1-2 के बाद में। अब बात आती है, ये तो हो गई रोकड़ बही की बात कि रोकड़ बही में क्या होता है, क्या उसमें लिखा जाता है। बाकी जब इसके न्यूमेरिकल कराएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब बात आती है रोकड़ बही के भेद। तो रोकड़ बही हमारे पास 3 प्रकार की होती है। पहली साधारण रोकड़ बही है, जिसके बारे में प्रोफॉर्मा भी समझा दिया था। तो साधारण रोकड़ बही का प्रयोग कौन व्यापारी करते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साधारण रोकड़ बही का जो ये प्रोफॉर्मा है, इसका जो प्रयोग है, ये वो व्यापारी करते हैं जो केवल नगद लेन देन ही करते हैं, यानी किसी भी तरह की कोई डिस्काउंट का प्रयोग इनके यहाँ पर नहीं किया जाता। तो ये रकम के लिए इसमें केवल एक एक खाना दोनों पक्षों में बनाया जाता है, इसलिए इस रोकड़ बही को एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहा जाता है, यानी साधारण रोकड़ बही को ही एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। तो इसके बाद अब 2 खाने वाली रोकड़ बही, जिसका नाम छूट खाने वाली रोकड़ बही, छूट यानी डिस्काउंट। तो कुछ व्यापारी के यहाँ पर भुगतान प्राप्त होने पर ग्राहक को डिस्काउंट दी जाती है और भुगतान देने पर डिस्काउंट प्राप्त की जाती है। तो इस तरह के लेन देन होते हैं, और जिस व्यापारी के यहाँ इस तरह के लेन देन होते हैं वो व्यापारी इस छूट खाने वाली रोकड़ बही का प्रयोग करते हैं। अब इसमें रकम के लिए 2 खाने बनाए जाते हैं, जैसे मैं प्रोफॉर्मा में यहाँ दिखा रहा हूँ। अमाउंट के लिए दोनों ही पक्षों में 2 कॉलम बनाए जाते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास में यहाँ पर पक्ष चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक डेबिट और यहाँ से ये क्रेडिट। तो ये दत्त छूट, ये डिस्काउंट हो गई और ये अमाउंट हो गई। तो एक ही पक्ष में रकम के लिए 2 खाने बनाए गए। इसी तरह क्रेडिट पक्ष में प्राप्त छूट और रकम 2, इसलिए इसको 2 खाने वाली रोकड़ बही भी कहा जाता है। ये 2 खाने वाली रोकड़ बही की बात हो गई। बाकी जब सवाल इसके कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, सारा समझ में आ जाएगा। इसके बाद 3 खाने वाली रोकड़ बही, तीसरी ये होती है 3 खाने वाली रोकड़ बही। तो इसमें रकम के लिए, जैसा भी 2 खाने वाली में दिखाए, 2 रकम के लिए कॉलम बनाए गए। इसमें 3 बनाए जाते हैं कॉलम। इसमें रकम के लिए 3 कॉलम, डिस्काउंट, कैश और बैंक। इसीलिए इस रोकड़ बही को छूट रोकड़ तथा बैंक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। ये उन व्यापारियों द्वारा प्रयोग की जाती है जिनके यहाँ छूट संबंधी लेन देनों के साथ साथ भुगतान चेक के माध्यम से दिया जाता है और चेक के माध्यम से भी लिया भी जाता है, यानी बैंक संबंधी भी उनके लेन देन होते हैं। तो वे इस रोकड़ बही का प्रयोग करते हैं। इससे उन्हें अलग अलग रोकड़ बही बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको भी जब हम न्यूमेरिकल सीखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको लिखने का, समझने का काम आप लोग कर सकते हैं। ये इसका 3 कॉलम का प्रोफॉर्मा होता है। रकम के लिए डिस्काउंट, कैश और बैंक। डेबिट पक्ष में 3 कॉलम हो गए। इसी तरह क्रेडिट पक्ष में भी 3 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। बाकी तो न्यूमेरिकल जब कराएंगे तब समझ में पूरा आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास परचेज बुक यानी क्रय बही। तो क्रय बही का ये प्रोफॉर्मा होता है डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर यानी बीजक नंबर, बिल नंबर, LF और अमाउंट। किन किन व्यक्तियों से माल खरीदा गया है, उनकी रसीद संख्या क्या थी, उनकी धनराशि क्या थी और योग। ये क्रय बही का प्रोफॉर्मा होता है। और बाकी इसके बारे में बता ही दिया, उधार खरीदे गए माल का ही इसमें लेखा किया जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसमें केवल रोकड़ बही की बात तक यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको,
और बाकी जो बहियाँ इसकी रहीं वो अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, जर्नल, इनके बारे में एक अलग से वीडियो ले आएंगे। तो रोकड़ बही तक ये पूरा, इसको यहाँ तक देखें समझें।